सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 2, ध्वनि तथा वर्ण, इसे फोन तथा अल्फाबेट्स भी बोलते हैं। पुस्तक का नाम है नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, इस पाठ का केवल एक ही व्याख्यान रहेगा, जिस व्याख्यान में इस पाठ की दोहराई होगी। एक बार पुनः हम इस पाठ को समझेंगे तथा इसका अभ्यास कार्य हल भी करेंगे तथा साथ ही साथ इसका प्रदत्त कार्य भी जानेंगे और पिछले पाठ का जो हमने पाठ 1 का प्रदत्त कार्य किया था उसका हल भी जानेंगे। तो बच्चों, आपको यह पहले भी बताया जा चुका है कि मौखिक भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से होता है। लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों के लिए बनाए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं परिभाषा वर्ण की। उच्चारित ध्वनियों को लिखकर, यानी कि जो हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, जो भी शब्द निकलते हैं, उन्हें लिखकर व्यक्त करने के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हो, ये बस, फल तथा हाथी का चित्र है। अब ये शब्द कैसे बने? ब, अ, स, अ। ये हमारे मुख से ध्वनियां निकली जिनसे यह शब्द बना बस। इसी तरह फ, अ, ल, अ, तो इनसे भी क्या बन गया? फल। इसी प्रकार ह, आ, थ, ई, तो यह शब्द बन गया हाथी। अब हम जानते हैं कि जो हमारे वर्ण हैं या जो हमारी ध्वनियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। हमारी ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और वर्ण को ही हम ध्वनि बोल देते हैं। तो ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर तथा व्यंजन। अब सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा जानेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण हम जब करते हैं तो हवा बिना मुंह में किसी जगह से टकराए बाहर आती है तो वे स्वर कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अह ये अयोगवाह हैं। क्या है? अंग और अह अयोगवाह हैं। तो ये तो हो गई बच्चों स्वर की परिभाषा कि 11 स्वर होते हैं। ठीक है। हिंदी में 3 तरह के स्वर पाए जाते हैं: परंपरागत स्वर, नवविकसित स्वर और आगत स्वर। इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। नंबर 1 है परंपरागत स्वर। परंपरागत स्वर क्या है? संस्कृत से प्राप्त सभी स्वर, जो हमें संस्कृत भाषा से प्राप्त हुए हैं स्वर, वो परंपरागत स्वर कहे जाते हैं। इनका उच्चारण केवल मुख से ही वायु बाहर निकालकर किया जाता है। नाक का रास्ता पूरी तरह बंद रहता है। इनके उदाहरण हैं अ, आ, ई, उ, ए, औ। अब इनमें से आप देख रही हो 4 तो हर्षव हैं, जो ये लाल रंग वाले हैं, अ, ई, उ और री। आपने देखा इनको जल्दी बोला गया तो ये 4 क्या है? हर्षव है। और जिनके बोलने में ज्यादा समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये 7 क्या है? दीर्घ स्वर है। चलिए अब हम आगे इनको अलग अलग करके जानते हैं। अब यहाँ पर है स्वर के 2 भेद होते हैं। अभी तक तो हमने क्या जाना था? वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद थे, स्वर तथा व्यंजन।
अब यहाँ पर बताया गया है कि स्वर के भी दो भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर की परिभाषा जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अभी मैंने पीछे भी बताया था कि जिनके बोलने में कम समय लगे। इस वर्ग में आने वाले स्वर 4 हैं। कौन कौन से? अ, इ, उ तथा री। अब इनके बोलने में हमें कम समय लगा। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से भी हमें ज्यादा समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये कौन से हैं? ये 7 हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये हमारे 7 क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। अब बच्चों आते हैं नव विकसित स्वर। क्या आते हैं? नव विकसित स्वर। परंपरागत स्वर में हमने पढ़े थे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम जानेंगे नव विकसित स्वर। नव विकसित स्वर क्या है? कि संस्कृत से प्राप्त सभी स्वरों का हिंदी में उच्चारण 2 तरह से होने लगा है। केवल मुंह से वायु बाहर निकालकर, दूसरा है मुंह और नाक से वायु बाहर निकालकर। इनको हम अनुनासिक और अनुस्वार भी कहते हैं। पहले प्रकार के स्वरों को परंपरागत स्वर कहा जाता है और दूसरे प्रकार के स्वरों को नासिक्य स्वर अर्थात अनुनासिक कहा जाता है। इस तरह अनुनासिक हिंदी के 9 विकसित स्वर हैं। इनको लिखकर व्यक्त करने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे बिंदु, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं, तथा चंद्र बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अब हम जानते हैं कि बिंदु और चंद्र बिंदु कहाँ लगाया जाता है। उन्हें लगाने के कुछ नियम हैं। जैसे पहला, जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान रहता है। शिरोरेखा का अर्थ होता है जब आप शब्द लिखते हो तो उसके ऊपर जो रेखा खींची जाती है, जो लाइन खींची जाती है, उसे कहते हैं शिरोरेखा। वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली रहता हो, अर्थात मात्रा चिन्ह का कोई भी अंश न हो। यानी कि जब आप कोई भी शब्द लिखते हो और शब्द के ऊपर कोई भी मात्रा ना हो तो वहां पर क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे चांद, गांव, आंख। अब आपने देखा इन तीनों शब्दों में ऊपर कोई मात्रा नहीं थी, तीनों खाली जगह थी। तो यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर हमने लगा दिया चंद्र बिंदु का चिन्ह। अब अगला नियम क्या कहता है कि जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह का अंश मौजूद होता है, यानी कि उस वर्ण पर मात्रा लगी हुई होती है, तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। जैसे अब यहाँ पे गोद लिखा था और ओ की मात्रा लगी हुई थी शिरोरेखा के ऊपर, तो हमने ये अनुस्वार का चिन्ह लगा दिया, बिंदी लगा दी, तो ये क्या बन गया? गोंद। इसी तरह ये चोच लिखा था, लेकिन इस पर हमने क्या लगा दिया? ये बिंदु, तो क्या बन गया? चोंच। इसी तरह मैं, तो यहाँ पर भी हमने अनुस्वार का चिन्ह लगा दिया। अब आता है आगत अर्थात आया हुआ। आगत का अर्थ क्या है? आया हुआ। जो स्वर अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ जाने के कारण आ गया है, वह आगत स्वर कहलाता है, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गया है। और यह स्वर हमारे परंपरागत स्वरों में नहीं था, यानी कि पहले हमारे परंपरागत स्वरों में ये नहीं था। अतः वर्णमाला में लिए इसके कोई वर्ण भी नहीं है। आपने देखा होगा इस जो ये दिया हुआ है, ये आ, ये किसका है? अंग्रेजी के ओ शब्द, ओ को हम लिखते हैं तो ये वाला हम चिन्ह लगाते हैं। तो आपने देखा होगा इसके लिए कोई स्थान नहीं है वर्णमाला में। हिंदी में इसके लिए अब बनाया गया है ये अ वर्ण बनाया गया है, और हम अ स्वर वाले शब्दों को इस प्रकार लिखते हैं। जैसे ऑफिस,
अब ओ आ गया, ओ की आवाज आई। इसी तरह ऑर्डर, कॉफी, डॉक्टर, जहां पर भी ओ की आवाज आ रही है वहां हम क्या लगा रहे हैं, ये आगत वर्ण। इसको हम क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार। क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार, आधा चांद। इसके ऊपर आप देख रहे हो बिंदी नहीं है, इसको अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। तो ये कहां से आया है, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में इसका आगमन हुआ है। अब आगे बता रहे हैं कि हर भाषा में व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलाकर ही किया जाता है, परंतु हिंदी में हम न केवल स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बोलते हैं बल्कि मिलाकर लिखते भी हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये शब्द दिया गया है पुल। अब पुल शब्द का उच्चारण करते समय न केवल हम प और उ ध्वनियों को मिलाकर बोलते हैं बल्कि दोनों को मिलाकर पू के रूप में लिखते भी हैं। इसलिए हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के लिए दो तरह के वर्ण बनाए गए हैं। अब वो दो तरह के जो वर्ण बनाए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले स्वरों के वर्ण, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। नंबर 2, व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण। अब है व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहते हैं। आप देखा होगा आपने कि जब जो हमारे स्वर हैं आ, ई, उ, ई, ऐ, ये क्या है, हमारे स्वर हैं, और जब हम इनका व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं तो उन्हें मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। अब हम जानेंगे कौन कौन से मात्रा चिन्ह। जैसे यहाँ पर दे रखा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वरों के वर्ण, ये यहाँ सारे स्वर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर दी गई है मात्रा चिन्ह। अब अ की बच्चों कोई भी मात्रा नहीं होती है, मात्रा शुरू होती है आ से। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आ की मात्रा दी हुई है और क के साथ मिला देंगे तो बन जाएगा का। इसी तरह छोटी की मात्रा की, बड़ी के साथ मिलाया तो की, छोटे के साथ मिलाया क को तो कु, और बड़े के साथ मिलाया तो कु। इसी तरह ये री ऋषि की मात्रा है और क के साथ इसको मिलाया तो री, तो क्या बन गया क्री। इसी तरह ए की मात्रा के, कए, को, का, कौ। इन्हीं तरह आप अन्य वर्णों के साथ भी इनको मिलाकर लिखते हैं। अब आते हैं स्वर। स्वरों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुंह से बाहर निकलने वाले वायु के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती है, और यह रुकावट जीभ या निचले होंठ द्वारा मुंह के ऊपरी भाग के किसी न किसी स्थान पर की जाती है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुंह से हवा निकलती है वो वायु मार्ग में रुकावट पैदा हो जाती है, और वो रुकावट या जीभ या हमारे निचले होंठ द्वारा ऊपरी भाग के किसी न किसी स्थान पर की जाती है। उदाहरण के लिए जब हम त वर्ग यानी कि त, थ, द, ध, न की ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो वायु के मार्ग में रुकावट पैदा होती है। इसके अलावा व्यंजन की एक विशेषता यह भी है कि व्यंजन का उच्चारण सदा किसी न किसी स्वर की मदद से होता है। व्यंजनों को हम अकेले नहीं बोल सकते, हम किसकी सहायता से बोलते हैं, स्वरों की सहायता से बोलते हैं। अब आती है महत्वपूर्ण व्यंजन ध्वनियां और उनके वर्ण। सबसे पहला आता है अनुस्वार। शब्द में अनुस्वार दो स्थानों पर आ सकता है। पहला है शब्द के अंत में। जब भी अनुस्वार शब्द के अंत में आता है तो वह म के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे स्वयं, अब यहाँ पर मैं अनुस्वार हो गया, ऊपर चला गया। इसी तरह एवं, यहाँ पर भी आप देख रहे हो
ए व म था, म को ऊपर अनुस्वार के रूप में लगा दिया गया, तो अनुस्वार को हम दो रूपों में प्रयोग करते हैं। अब अगला है शब्द के बीच में। शब्द के बीच में अनुस्वार जिस व्यंजन के पहले आता है वो उसी व्यंजन के वर्ग के नासिक्य के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कवर्ग में आ गया पंखा, तो यहाँ पर अनुस्वार। इसी तरह जंगल, यहाँ पर है चवर्ग में पंच, टवर्ग में बंटी, तवर्ग में शांत और पवर्ग में कंपन। अब यहाँ पर ये देख रहे हो न और म, ये सारे क्या हैं? ये पंचम वर्ण कहलाते हैं जो अंत में आते हैं और इनको हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आते हैं विसर्ग। पहले हमने स्वरों के बारे में जाना, फिर व्यंजन के बारे में, और हम जानेंगे विसर्ग के बारे में। हिंदी में विसर्ग का मूल उच्चारण समाप्त हो चुका है। इसका उच्चारण ह व्यंजन के रूप में किया जाता है। री की तरह विसर्ग से बनने वाले संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आए हैं उनका लेखन विसर्ग से ही किया जाता है। ये कुछ ही ऐसे शब्द हैं जैसे प्रायः, प्रातः, अतः, नमः। ये कुछ शब्द हैं जिनके पीछे हम ये विसर्ग लगाते हैं। जो दो बिंदियां होती हैं इनको बच्चों विसर्ग बोला जाता है। ये संस्कृत के शब्दों में लगाए जाते हैं, लेकिन हिंदी में भी हम कुछ ही शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं। आगत व्यंजन हिंदी में जिस तरह से विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने से आ स्वर का आगम हुआ है, उसी तरह इनके लिए हिंदी की मानक वर्तनी में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदु नुक्ता लगाकर नए शब्द बना लिए गए हैं, जो इस प्रकार है। ज और फ, इनकी आवाज अलग होती है जब इनको नुक्ता के साथ प्रयोग करते हैं। वैसे तो ये ज और फ है, लेकिन जब नुक्ता के साथ प्रयोग करते हैं तो ज और फ। इनके उदाहरण जैसे जहर, जिंदा, जोर, जमीन, नजर, ज़ेब्रा, दरवाजा आदि। इसी तरह फ के फकीर, फरार, फाइल, फायदा और फर्श आदि इनके उदाहरण हैं। अब आते हैं बच्चों रै के विभिन्न रूप। रै को हम कई रूपों में प्रयोग करते हैं, जैसे तीर। अब यहाँ क्या है? सीधा लिखा हुआ है, तो रै का एक प्रयोग तो ये है। दूसरा है वर्षा, र की आवाज आ रही है तो ये र इस आ पर लगा हुआ है रेफ के रूप में। एक आता है पदेन के रूप में जो पैर में लगता है, ये लगा हुआ जैसे प्रणाम, प्र की आवाज आ रही है, र की, तो ये पैर में लगा हुआ है। इसी तरह पदेन के रूप में एक और रै का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ गोलाकार वर्णों के नीचे ही प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ड्रामा आदि। अब है र को लिखकर व्यक्त करने के लिए तीन चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। जैसे साधारण रै लिखते हैं, ये र ऊपर लगाते हैं जिसको रेफ बोलते हैं, तथा एक रै नीचे लगता है जिसको पदेन होता है, जो तीन अलग अलग स्थितियों के लिए है। ये स्थितियां इस प्रकार हैं। पहला है र प्लस स्वर, र के साथ स्वर। यदि र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र वर्ण से ही लिखा जाता है, जैसे राम, रेखा, रुपया, रोगी। अब ये किसी व्यंजन के साथ बोले जा रहा है, स्वर के साथ बोला जा रहा है, तो यह क्या किया है? तो ये सिंपल जो हमारा साधारण र वर्ण से ही लिखा जाता है। अगला है र प्लस व्यंजन, यानी कि र के प्रयोग व्यंजन के साथ। यदि र व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे दूसरे वर्ण से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखा आपने, तो इस वर्ण को हम रेफ कहते हैं। यह हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगता है जिस व्यंजन के साथ र मिलाकर बोला जा रहा है, जैसे धर्म, कर्म, दर्द, तो ये व्यंजन के साथ मिलाकर बोला गया है। आगे आता है व्यंजन पहले और फिर बाद में र। यदि कोई अन्य व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है और र ध्वनि को तीसरे वर्ण यानी कि जो आप ये देख रहे हो पैर में रे,
लिखा जाता है। इस चिन्ह को पदेन कहते हैं। पैर में लगता है यह वर्ण के, इसलिए इसे पदेन कहा जाता है। और ये कहाँ लगता है? इसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों के निचले भाग में हुक की तरह लगा दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हो, ये सीधी खड़ी पाई है और उसके पैर में हमने र लगा दिया। तथा गोलाकार व्यंजनों में हल चिन्ह के साथ लगाया जाता है। जब ये इधर होता है आपके सीधे हाथ की तरफ तो वो हलंत बन जाता है, और आपके उल्टे हाथ की तरफ लगाते हैं तो वह र बन जाता है। तो यह दोनों मिलाकर ये इस तरह का चिन्ह सामने आता है, जैसे ट्रक, ड्रम अभी बताए थे मैंने शब्द। अब एक खड़ी पाई वाले व्यंजन और वर्ण जैसे क, र, क्र, ग, र, ग्र, प और र, प्र, जैसे इनसे शब्द बने ग्रहण, क्रम, भ्रम। अब आते हैं गोलाकार व्यंजन ट और ड के साथ र। इन दोनों व्यंजनों में पदेन चिन्ह को हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम, ड्रेस, ट्रक, ट्रेन आदि। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हिंदी की वर्णमाला में स्वर दिए गए हैं। परंपरागत स्वर वर्ण तथा उनकी मात्राएं दी गई हैं। पहले सारे स्वर हैं और नीचे उनकी मात्राएं दी गई हैं। फिर है अनुनासिक स्वर, अंग, आ, ई, ये सारे दे रखे हैं और नीचे उनकी मात्राएं। फिर है आगत स्वर और उनकी मात्रा। आगत स्वर आपने देखा एक ही है, ओ, जिसकी ओ की आवाज आती है। इसके बाद आते हैं परंपरागत व्यंजन, मौखिक व्यंजन और नासिक्य व्यंजन। नासिक्य हमारे जो सबसे अंत में लगते हैं, ये सारे पांचों वर्ण नासिक्य व्यंजन हैं। और ये मौखिक व्यंजन हैं जो मुख के द्वारा बोले जाते हैं, आह और अंग। ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ये इनको परिवार का नाम दे दिया गया है। जैसे कै वर्ग, कै वर्ग में आ जाते हैं क, ख, ग, घ, ट्य, च, छ, ज, झ, य। ठीक है। इसी तरह पवर्ग प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। अब ये आगत व्यंजन जो अभी हमने पढ़े थे ज और फ, नव विकसित व्यंजन ड और ड, जिनके नीचे बिंदु है। अब बच्चों आते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो शब्द है माता, म, आ, त, आ, माता। इसी तरह अमर, ट्रक, शर और प्रेम, ये शब्द है सारे, इनका वर्ण विच्छेद करके यहाँ पर लिखा गया है। तो ये ध्यान रखना। जैसे अब यहाँ पर ट्रक है, ट है, ट के नीचे हलंत है और र है, और अ है और क और अ, क्या बन गया? ट्रक। अब वर्णों का विच्छेद हमने सीखा। अब हम जानेंगे वर्ण संयोजन। वहां पर था वर्णों को अलग अलग करना, यहाँ पर है वर्णों को जोड़कर लिखना। तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की जो प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे कृपा, सैनिक और पुस्तक, यहाँ इन वर्णों को अलग अलग किया गया और उनको यहाँ पर मिलाकर लिख दिया गया, कृपा, सैनिक और पुस्तक। अब आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो इसी के आधार पर इसका अभ्यास कार्य जानते हैं। पहला है दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर मैंने कुछ तो आपको करके दिखाया है और कुछ आपको प्रदत्त कार्य में दिया है, जो आपका पुस्तक का ही अभ्यास कार्य है, जिसको आपने हल करना है। जैसे ये शब्द ऐसे लिखा हुआ था तो इसमें अनुनासिक लगेगा चांद। इसी तरह मंद, आंख, नहीं और जंगल, इसमें हमने जहां पर अनुस्वार लगना था वहां अनुस्वार लगाया और जहां पर अनुनासिक का चिन्ह लगना था वहां पर अनुनासिक का चिन्ह लगाया है। अब है प्रत्येक संयुक्त व्यंजन से एक एक शब्द बनाइए। जैसे क्ष से बन गया क्षमा, त्र से बन गया पत्र, और ये द हलंत है और ध और ध, बुद्धि, इससे क्या शब्द बना? बुद्धि। द और य, इससे बन गया विद्यालय, द हलंत हो गया। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में रे के उचित रूप का, अभी हमने देखे थे 3 तरह से रे का प्रयोग किया गया है। जैसे दर्पण, अब रे की आवाज आ रही है तो रे अपने अगले वाले वर्ण के ऊपर लग गया है, यहाँ शिरोरेखा के ऊपर, दर्पण। इसी तरह सर्प यहाँ पर लग गया है, अर्थ
यहाँ पर र ऊपर प्रयोग किया गया है। अब है प्रश्न 4, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद यहाँ पर मैंने करके दिखाया हुआ है, जो आपका अभ्यास कार्य है। पुस्तक प जमा में उ, स, त, अ, क, अ। इसी तरह सैनिक में स, अ, न, ई, क, अ। भारत भ, आ, र, अ, त, अ। तितली त, ई, त, अ, ल, ई। पत्रिका प, अ, त, र, अ। बच्चों मात्राओं का ध्यान रखना। आप छोटे थे तब आपको मात्रा वर्ण विच्छेद में अलग करके लिखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर मात्रा लगानी नहीं है, ई लिखना है। जैसे यहाँ पर तितली में छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर ई हमने लिखा है, ई की मात्रा नहीं लगाई हमने, तो ये ध्यान रखना आई पर। अब हमने इस पाठ का जो गृह कार्य है वो क्या करना है, अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ये प्रश्न लिखे गए हैं। 4 प्रश्न दिए हैं जिनको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। वर्ण किसे कहते हैं, स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, और अनुनासिक किस तरह की ध्वनियां हैं। प्रश्न 2 है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य है जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है कि दिए गए शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। ये 3 शब्द दिए गए हैं, इसमें र का कैसे कहाँ प्रयोग करना है वो आपको स्वयं करना है। प्रश्न 3 है, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाइए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिस पर आपने स्वयं अनुनासिक और अनुस्वार का चिन्ह लगाना है। और प्रश्न 4 है, प्रत्येक संयुक्त व्यंजन से एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर आपने इन दोनों संयुक्त व्यंजन से एक एक शब्द बनाकर लिखना है। अब जानते हैं कि जो हमारा पिछला पार्ट 1 भाषा तथा व्याकरण का जो हमने प्रदत्त कार्य दिया था उसका हल क्या है। प्रश्न 1 था, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। प्रश्न ख, भाषा के 2 रूपों के नाम। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। अगला प्रश्न है, व्याकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। प्रश्न 2 था, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनके सामने लिखित या मौखिक जो उचित हो बताएं। कंप्यूटर पर ईमेल भेजना, अब कंप्यूटर पर लिखने का काम होता है तो वो क्या है, लिखित रूप है भाषा का। वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। वाद विवाद यानी कि डिबेट, आपका जो कंपटीशन होता है, आप एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, तो बोलने का काम हो रहा है, तो ये क्या है, मौखिक। समाचार पत्र में विज्ञापन, अब समाचार पत्र है वो छपा हुआ है, विज्ञापन उसमें दिया गया, एडवर्टाइजमेंट दी गई है, तो वो क्या है, भाषा का लिखित रूप है। प्रश्न 3, प्रश्न 3 था, नीचे दिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर मैंने गलत वाक्य, अशुद्ध वाक्य लिखे थे जिसको आपने शुद्ध करके लिखना था। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो क्या आएगा, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। दूसरा है, मामा जी मेरे लिए रसगुल्ले लाई, तो सही क्या है इसका, मामा जी मेरे लिए रसगुल्ले लाए। अगर किसी की कोई मात्राओं की गलतियां हैं या किसी ने शब्द गलत लिखा है या किसी ने उत्तर ही गलत लिखा है, तो आप इस लेक्चर को देखकर अपने उस कार्य को ठीक कर सकते हैं ताकि वो गलती आपसे दोबारा न हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।